नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको हर बार की तरह 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। यहां पर आपको 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी से संबंधित मिलेंगे और 15 प्रश्न आपको गद्यांश और पद्यांश से संबंधित यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, अंत में हमें जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं, तो साथ में पेन और एक कॉपी रखिए या फिर कमेंट्स के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि कौन सी। यहाँ पर आपको बताना है छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि के बारे में आपको बताना है। छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सबसे सुगम विधि के बारे में पूछा गया है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। यह सबसे सुगम विधि है छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, यहाँ कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है जो कथन दिया गया है ये किसका है, महर्षि पतंजलि का है, श्वेत महोदय का है, डॉक्टर जेगर का है, या फिर कामता प्रसाद का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो यहाँ कथन है ये डॉक्टर जेगर का है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है, यहाँ कथन डॉक्टर जेगर का। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की रिक्त स्थान प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। कौन सी प्रणाली है, गीत है, समीक्षा है, अर्थ कथन है, या फिर व्याख्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कविता शिक्षण की समीक्षा प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए हितकारी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के लिए। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा सीखने के लिए जो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या फिर कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय। पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचना, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, या फिर ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो यहाँ है कि ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ ही बन सके, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नविता पहली कक्षा में पढ़ती है और वहाँ मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। नविता केवल मैं वाले वाक्य नहीं बोल पाती, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो नविता है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और वहाँ मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। नविता लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों को बर्तनों का ज्ञान है या नहीं, छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना, छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। आपको बताना है चारों विकल्पों के माध्यम से। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण का मार्गदर्शन करती है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों ही भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। याद रखिएगा भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है चार विकल्पों में से कौन सा कथन सत्य होगा। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, यह कथन सत्य है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, यह कथन भी सत्य है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती, यह कथन असत्य है। और प्रश्न में यही पूछा गया था। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है यह कथन किसका है। चाम्स्की का है, ओरोरिन का है, वाइगोत्स्की का है, या फिर जिन प्याजे का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह कथन ओरोरिन का है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन ओरोरिन का है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है। कौन सा मूल्यांकन कहलाता है। निरंतर, निर्माणात्मक, संज्ञानात्मक या फिर विसंज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऐसा मूल्यांकन, या फिर जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चार विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा विकल्प या फिर कौन से तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं। बच्चे का भाषा ज्ञान प्रारंभ में शून्य होता है। बच्चे में भाषा संबंधी कौशलों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों ही तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 15 प्रश्न थे हिंदी पेडागोजी के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम गद्यांश की। यहाँ पर देखिए, आप गद्यांश को ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 46 से लगाकर 54 तक आपको इसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको पढ़कर सुना दूंगा, एक बार आपको पढ़ना है, क्योंकि इसी में से आपको आंसर देना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यहाँ पर पद्यांश से कुछ इस प्रकार है, चमकीले सूरज पर धब्बे शुरू से ही पाए जाते हैं। खगोलवेताओं ने सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद यह पाया था कि सूरज पर इन धब्बों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है, लेकिन पिछले लगभग 2 साल से सूरज पर ये धब्बे दिखने बंद हो गए हैं। इससे दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक चकित है।
नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्ञात स्मृति में ऐसा अब तक नहीं हुआ है कि सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े हों। वे यदि इसे एक असाधारण घटना मान रहे हैं तो यह अनायास नहीं है। सूरज से धब्बों के गायब होने का अर्थ है कि उसकी चुंबकीय क्षमता खत्म हो रही है और वहां सिकुड़ रहा है। सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो उससे पृथ्वी को होने वाली हानि की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक जहां इस वजह से भीषण और तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इससे पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। यह प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नासा के वैज्ञानिक डेविड हैथवे और उनकी टीम ने अध्ययन के बाद पाया कि गैस के जो 2 बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं, हाल के वर्षों में उनमें से एक की गति तेज हो गई है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की बहस ने भी नया रूप ले लिया है। पर्यावरणविदों का एक बड़ा वर्ग अब तक सूरज को ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह बता रहा है, लेकिन सूरज का हाल देखकर लगता है कि वह खुद प्रकृति में आ रहे परिवर्तन का शिकार हो रहा है। यह भी संभव है कि सूरज के भीतर हो रहे परिवर्तन का पृथ्वी पर तत्काल कोई असर ना दिखाई पड़े, लेकिन मौजूद घटना ने वैज्ञानिकों को चिंतित तो कर ही दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों सूरज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आपको इसी के माध्यम से बताना है। यहाँ पर जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपको इसी गद्यांश में देने हैं, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला, दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक क्यों चकित थे? सूरज पर पाए जाने वाले धब्बों के 11 वर्ष के चक्र से 2 साल से सूरज पर स्थित धब्बे दिखने बंद होने से, या फिर सूरज की चुंबकीय क्षमता खत्म होने से। यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो शुरू में ही इसका आंसर बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 2 साल से सूरज पर स्थित धब्बे दिखने बंद होने से चकित थे दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक ने किसका वर्णन करना चाहा है? सूरज के चक्रों का, सूरज में हो रहे परिवर्तनों का, सूरज में हो रहे परिवर्तनों के कारणों का, या फिर नासा के वैज्ञानिकों का। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें लेखक ने सूरज में हो रहे परिवर्तनों के कारण का वर्णन करना चाहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो इसका क्या परिणाम होगा? यहाँ पर आपको बताना है गद्यांश के माध्यम से कि यदि सूरज अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो इसका क्या परिणाम होगा। होने वाले परिणाम की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। पृथ्वी पर निश्चित रूप से भीषण और तूफान आएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, या फिर पृथ्वी का तापमान स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यदि आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो उससे पृथ्वी को होने वाली हानि की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में किसमें तेजी आई है? सूरज की गति में, धब्बों की गति में, सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट में, या फिर सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट की गति में। तो यहाँ पर यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा हुआ तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नासा के वैज्ञानिक डेविड हैथवे और उनकी टीम ने अध्ययन के बाद पाया है कि गैस के जो 2 बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं, हाल के वर्षों में उनमें से एक की गति तेज हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट की गति में तेजी आई है हाल ही के वर्षों में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन असंभव क्यों हो जाएगा? सूरज से धब्बों के गायब होने से, सूरज की चुंबकीय क्षमता खत्म होने से, पृथ्वी का तापमान गिरने से, या फिर भीषण सौर तूफान आने से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, या फिर यदि आपने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो वहाँ पर लिखा है कि कुछ वैज्ञानिक जहाँ इस वजह से भीषण सौर तूफान आने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इससे पृथ्वी का तापमान इतना गिर जाएगा कि जीवन असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, खगोल का तात्पर्य। यहाँ पर आपको खगोल का तात्पर्य बताना है, क्या होगा? अंतरिक्ष होगा, भूगोल होगा, खग विद्या होगा, या फिर गोल पक्षी होगा। तो यहाँ पर जो खगोल से तात्पर्य होता है वो अंतरिक्ष से होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्ययन का संधि विच्छेद। यहाँ पर आपको अध्ययन का संधि विच्छेद बताना है। इसके आंसर से पहले कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि अध्ययन में कौन सी संधि है। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा, वहीं पर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा क्या होगा। तो यहाँ पर अध्ययन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधि प्लस अयन। अधि प्लस अयन से बनता है अध्ययन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला।
चलिए अगला प्रश्न है, सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े हो में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा कारक होगा। सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े हो, अपदान, अधिकरण, कर्ता या फिर संप्रदान। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इसमें अधिकरण कारक है। याद रखिएगा इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें अधिकरण कारक होगा। सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े हों में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं रिक्त स्थान वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर जो है इसमें आपको बताना है ये कौन सा शब्द है या फिर कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो याद रखिएगा, जो दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं इस वाक्य में रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ पर जो गद्यांशिक प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर पद्यांश या फिर कविता का यहाँ पर नंबर आता है 55 से लगाकर 60 तक। आपको इसी कविता की पंक्तियों में से आंसर देना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको इसी में से आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं कविता को पढ़कर सुना देता हूँ आपको। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। हरा भरा जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताए पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो ये सब बेकार। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये कविता है, इसके माध्यम से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर इसके जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि हरा भरा जीवन का अर्थ है। यहाँ पर हरा भरा जीवन का आपको अर्थ बताना है क्या होगा। खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन या फिर हरियाली युक्त जीवन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन ही हरा भरा जीवन का अर्थ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है। पेड़ों की हवा, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ या फिर समस्त प्राकृतिक उपादान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यदि आपने कविता को पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, से स्पष्ट है कि समस्त प्राकृतिक उपादान बाहर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। यदि आपने कविता को ध्यान से पढ़ा होगा तभी आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। पौधे व डालियों को, वृंद लताएं को, हरा भरा जीवन को या फिर प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि यहाँ संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है या फिर प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल है। यहाँ पर आपको बताना है कवि कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कविता के माध्यम से कवि यहाँ संदेश देना चाहता है कि यदि पर्यावरण है तो व्यक्ति का जीवन है, इसलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, इन्हें काटना नहीं चाहिए। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना है क्योंकि पर्यावरण है तो व्यक्ति का जीवन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिनको सभी को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, जग से तुम और तुमसे हैं ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि क्या कहना चाहता है कवि पंक्ति के माध्यम से, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती या फिर व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, अनुपम से अभिप्राय। यहाँ पर आपको अनुपम से अभिप्राय बताना है क्या होगा जिसकी उपमा ना दी जा सके, सुखद, आनंद या फिर मनोहारी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा या फिर अनुपम से अभिप्राय है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। यहीं पर जो हिंदी के हमारे
30 प्रश्न आपको कैसे लगे? इसमें आपको 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी से मिले और 15 प्रश्न आपको गद्यांश और पद्यांश से मिले। टोटल आपको यहाँ पर 30 प्रश्न मिले। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।